एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह डिटर्मिनेंट पर 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग आव्यूहों के सहखंडज यानी कि एडजॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तथा आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे और देखेंगे कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कुल कितने तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आव्यूह का सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहां ध्यान देना, अब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर हमारा क्या चल रहा है? डिटर्मिनेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो हेडिंग है आव्यूह का सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है, कह रहे हैं किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का सहखंडज इसके सहखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का सहखंडज, सहखंडज यानी एडजॉइंट, उसके सहखंडों मतलब कि कोफैक्टर से बने आव्यूह के परिवर्त के बराबर होता है। आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखते हैं एडीजे, एडीजे ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है ए बराबर A11, A12, A21, A22। ये एक द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह है। यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ग होना जरूरी है। किसी आयताकार आव्यूह का सहखंडज नहीं होता। सहखंडज भी किसका होगा? केवल और केवल वर्ग आव्यूह का। तो हमने मान लिया कि एक वर्ग आव्यूह ये है। अब यहां से हम लोग इसका सहखंड निकालेंगे। सहखंड का मतलब A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे। ठीक, इसी का इनसे जो बना, इनसे एक आव्यूह बनाइए और इसका परिवर्त ले लीजिए। क्या ले लीजिए? परिवर्त। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। ठीक, तो यही एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज इसका लोगे यानी परिवर्त, तो परिवर्त में क्या किया जाता है? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाता है। तो जब इसे स्तंभ में बदल दोगे तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। यही एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई एक आव्यूह बी बराबर है 1, 2, 3, 4 और इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले आप इसके सहखंड निकालिए। सहखंड यानी कि कोफैक्टर। तो जब आप A11 निकालोगे तो A11 इसे लिखोगे प्लस। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 4, तो ये हो गया 4। इसके बाद जब आप A12 निकालोगे तो 12 इसे माइनस लिखोगे। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 3, तो ये हो गया -3। इसी तरीके से जब आप A21 निकालोगे तो ये माइनस होगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 2। और जब आप A22 निकालोगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो गया 1। अब यहां से एडजॉइंट जब निकालोगे, एडजॉइंट B बराबर, ठीक है, एडजॉइंट B बराबर, तो ये जो आप सहखंड निकाले हो, सहखंड जो निकाले हो A11, A12, इनका ट्रांसपोज चाहिए। यहां पर A11 होता है, यहां A12 होता है, यहां पर A21 होता है और यहां पर A22 होता है। आपको इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या करते हो? परिवर्त में करते हो, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हो।
तो सीधा हम इसको स्तंभ में बदल के लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे 4, a11 का मान, a12 का मान यहाँ पर लिख देंगे ये -3, a21 का मान यहाँ पर लिख देंगे -2 और ये 1। तो इस तरीके से एडजॉइंट b बराबर मिल जाएगा आव्यूह के अंदर 4 - 2 - 3 - 1 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सहखंडज निकालने के लिए हम लोग एक 3x3 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई आव्यूह c बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मुझे इसका सहखंडज निकालना है, मतलब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके सहखंड यानी कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर निकालोगे तो पहले a11 निकाल लो। a11 को आप प्लस में लिखोगे, प्लस में लिखने के बाद ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा। तो 5 × 9 ये ऐसे लिख लो, 5, 6, 8, 9। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 × 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, माइनस 8 × 6, 8 × 6 करोगे तो ये 48 हो गया, बराबर बन गया -3। इसी तरीके से जब आप a12 निकालोगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस बनने के बाद ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 4, 6, 7, 9। हम बिना सारणिक रूप में लिखे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 × 9, 9 चौक 36 हो गया, माइनस का चिन्ह, 7 × 6 तो 7 छक 42 हो गया, 36 - 42 करोगे तो -6 बचेगा, लेकिन बाहर एक माइनस लगा है तो इसलिए ये +6 बन जाएगा। इसके बाद आप निकालो a13, a13 प्लस बन जाएगा और ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा। तो 4 × 8, 8 चौक 32 हो गया, माइनस 7 × 5 तो 7 × 5 = 35 हो गया, 32 में से 35 घटाओगे तो -3 बन जाएगा। इसके बाद आप a21 निकालिए, 21 ये माइनस होगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 2 × 9 18 हो गया, माइनस 8 × 3 24 हो गया, 18 - 24 करोगे -6 बचेगा, लेकिन एक माइनस बाहर लगा है इसलिए ये +6 बन जाएगा। इसके बाद आप a22 निकालिए, 22 निकालो, 22 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 × 9 हो गया 9, फिर माइनस का चिन्ह, 7 × 3 तो 7 तिरिक हो गया 21। अब 9 में से जब 21 घटाओगे तो ये -12 बन जाएगा। इसके बाद आप a23 निकालिए तो ये 23 माइनस में बन जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 × 8 करोगे 8, माइनस 7 × 2 करोगे 14, 8 में से 14 घटाओगे -6 बचेगा, -6 का गुणा जब माइनस में हो जाएगा तो ये +6 बन गया। अब इसके बाद आप a31 निकालिए, 31 ये प्लस में हो जाएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 2 × 6 -5 × 3 तो 2 × 6 करोगे 12, -5 × 3 करोगे 15। अब 12 में से 15 घटाओगे तो -3 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप a32 निकालोगे तो a32 ये माइनस में लिखा जाएगा। अब ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 × 6 -4 × 3 तो 12 में से 6 घटाओगे -6 बचेगा, लेकिन बाहर एक माइनस लगा है इसलिए ये +6 हो गया। इसके बाद अब आप a33 निकाल लीजिए, जब a33 निकालोगे तो ये प्लस बनेगा। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बन जाएगा 1 × 5 5 हो गया, -4 × 2 8 हो गया, इसे घटाओगे तो ये -3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 9 सहखंड निकाल चुके हो। अब सहखंडज निकालने के लिए मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए तो आप लिखोगे एडजॉइंट C बराबर
जो ये सहखंड निकले हैं इन्हीं से बने आव्यूह का परिवर्त, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे यहां A31, A32 और A33, इस पूरे का परिवर्त लेना है। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। जब पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तो यहाँ A11, A12, A13 आएगा, उसका मान रख दीजिए। तो ये है कितना, -3, 6, -3। अब A21, A22, A23 का जब मान रखोगे तो इनका मान है 6 - 12, 6, तो यहां लिख दोगे 6 - 12, 6। अब उसी तरीके से A31, A32 और A33 का मान रखोगे तो ये है -3, 6 - 3, ये हो जाएगा -3, 6 - 3, और यही आपका एडजॉइंट यानी सहखंडज C हो जाएगा। तो सहखंडज ज्ञात करना सीख गए आप लोग। तो इस तरह से किसी आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सहखंडज के गुणधर्म क्या होते हैं। हेडिंग है आपका आव्यूह के सहखंडज के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए इसकी आपको 6 प्रॉपर्टियां याद करनी है। इन प्रॉपर्टियों को एक एक करके आप याद कर डालिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन प्रॉपर्टियों का यूज बहुत कम होता है। रेयर केस में किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज हो तो हो, नहीं तो प्रॉपर्टी का यूज नहीं होता। बशर्ते इन प्रॉपर्टियों को आपको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करना पड़ता है। कोई आव्यूह दे देंगे, मान लो कोई आव्यूह A बराबर दे दिए ABCD, कहेंगे इस आव्यूह के लिए आव्यूह के सहखंडज के गुणधर्म इसको सत्यापित कीजिए, तो आपको सत्यापित करना होगा। तो एक एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। देखिए पहली प्रॉपर्टी कहा जा रहा है कि आव्यूह A इंटू एडजॉइंट A, मतलब कोई आव्यूह है इंटू उसका एडजॉइंट बराबर होता है एडजॉइंट A इंटू A, बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। चाहे ऐसे लिखो आप, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। और I क्या है, ये है तत्समक आव्यूह। क्या है, तत्समक आव्यूह। किस कोटि का, जिस कोटि का A हो। यदि A द्वितीय कोटि का हो तो इसका मतलब ये I2 है। अगर A तृतीय कोटि का हो तो इसका मतलब ये I3 होगा। अगर A चतुर्थ कोटि का है तो ये I4 होगा। ठीक है ना। तो यहां I एक तत्समक आव्यूह है A के कोटि का। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, कह रहे हैं एडजॉइंट A टू द पावर T यानी ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट A ट्रांसपोज। कहने का मतलब किसी आव्यूह का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त लेकर तब उसका आप सहखंडज यानी एडजॉइंट लीजिए, अथवा पहले आप उसका सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ले लीजिए तब उसके बाद परिवर्त लीजिए। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां लिखा गया एडजॉइंट A ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट A का होल ट्रांसपोज। ठीक है ना। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट AB इक्वल टू होता है एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। यहां जो क्रम है वो बदल जाएगा। एडजॉइंट AB बराबर हो जाएगा एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। ठीक ना। अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी देखें, कह रहे हैं एडजॉइंट KA इक्वल टू K टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट A। यहां जो K है ये कोई अदिश है, कोई अदिश। अदिश का मतलब ये कोई अचर है। अचर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। किसी आव्यूह A में अचर का गुणा करके तब उसका एडजॉइंट लीजिए तो ये बराबर हो जाएगा K टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट A, जहां n आव्यूह का कोटि है। आव्यूह का कोटि है।
आव्यूह का कोटि। कहने का मतलब यदि आव्यूह द्वितीय कोटि का होगा तो ये हो जाएगा k⁻2 - 1। अगर आव्यूह तृतीय कोटि का होगा तो ये हो जाएगा k⁻3 - 1। अगर आव्यूह चतुर्थ कोटि का होगा तो ये हो जाएगा k⁴ - 1। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ चौथी प्रॉपर्टी में कि यदि किसी आव्यूह में आप k का गुणा करके एडजॉइंट ले रहे हो तो उसके एडजॉइंट में k⁻n - 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए कि मान लीजिए कोई एक आव्यूह था, पहले आपने उसका एडजॉइंट लिया। ठीक है, पहले आपने उसका एडजॉइंट लिया, फिर उसके बाद दोबारा एडजॉइंट ले रहे हो तो ये इक्वल टू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। यहां जो ये लिखा गया है मॉड की तरह दिख रहा है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, जहां n क्या है, n है आव्यूह की कोटि। यानी आव्यूह तृतीय कोटि का होगा तो यहाँ 3 - 2 होगा, आव्यूह चतुर्थ कोटि का होगा तो यहाँ 4 - 1 होगा। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला आपको दिया जा रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। यानी कोई आव्यूह ए था, पहले आपने उसका एडजॉइंट लिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट a⁻n-1। डिटर्मिनेंट a⁻n-1। कहने का मतलब कि कोई आव्यूह था, आपने उसका एडजॉइंट लिया, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो डिटर्मिनेंट के लिए चाहिए दो लाइनें सीधे सीधे खींच दो, चाहे ऐसे DET लिख दो, तो ये बराबर हो जाता है डिटर्मिनेंट a⁻n-1, जहां n क्या है, आव्यूह की कोटि है। आव्यूह द्वितीय कोटि का है तो 2 - 1 हो जाएगा, आव्यूह तृतीय कोटि का हो तो 3 - 1 हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आव्यूह के इन 6 प्रॉपर्टियों को आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग आव्यूह के सहखंडज और सहखंडज के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है। आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। जब हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग उसमें मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना सीखे थे। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या यह दूसरा कोई टॉपिक है? नहीं, वही टॉपिक है जो आप मैट्रिक्स में पढ़े थे। जरा याद करिए, जब आप वहां पर पढ़ रहे थे आव्यूह का व्युत्क्रम, तो हमने वहां पर आपको आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने की 3 विधि बताई थी, है ना। 3 विधि बताया था हमने कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, जिनमें से पहला है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। कैसा? प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, जिसे आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। और दूसरी विधि वहां पर हमने बताई थी कि दूसरा विधि है सहखंडज द्वारा। किसके द्वारा? सहखंडज द्वारा, मतलब कि एडजॉइंट द्वारा, बाई एडजॉइंट। तो जब आप पहले एडजॉइंट पढ़े ही नहीं थे तो एडजॉइंट द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना अगर हम बताते तो ये बात आपको ना समझ में आता या फिर कुछ कम समझ में आता। इसलिए वहां पर दूसरे विधि के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कि सहखंडज द्वारा व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तथा तीसरी विधि होती है समीकरण द्वारा। समीकरण द्वारा, यदि कोई समीकरण दिया हो तो उसके द्वारा आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों पर, दूसरे और तीसरे विधि पर डिस्कस करेंगे। पहली विधि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना, इसे आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो इसे हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। जिनको कोई दिक्कत हो वो जाकर मैट्रिक्स में इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक। अब देखो, जो व्युत्क्रम की परिभाषा आप पीछे पढ़े हो, सेम टू सेम परिभाषा यहां भी दी गई है। कहा जा रहा है कि यदि आव्यूह ए कोट यम का एक वर्ग आव्यूह है तथा कोट यम का एक अन्य वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB = BA = I,
तब B को A का व्युत्क्रम कहते हैं तथा इसे A इनवर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। भाई मान लो दो आव्यूह हैं A और B, ये दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। वर्ग होना कंपलसरी है, यदि वर्ग नहीं होगा तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं होगा। व्युत्क्रम होने के लिए पहली शर्त होती है कि आव्यूह का वर्ग होना जरूरी है। तो मान लीजिए A और B दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB बराबर BA बराबर I, तब A को B का व्युत्क्रम कहते हैं और B को A का व्युत्क्रम कहते हैं और इसे इनवर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम लोग लिख देंगे A इनवर्स बराबर B तथा B इनवर्स बराबर A। ठीक है, अब यदि हम इसे लिख सकते हैं, मतलब A इनवर्स बराबर B लिख सकते हैं, कहने का मतलब B की जगह A इनवर्स लिख सकते हैं, तो यही वैल्यू हम जरा इस समीकरण में रख दें तो देखिए क्या मिल जाएगा। A इंटू इस B की जगह पर हम A इनवर्स लिख देते हैं क्योंकि B बराबर A इनवर्स होता है। तो A इंटू A इनवर्स बराबर इस B की जगह पर भी A इनवर्स लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू A बराबर I, है ना। तो इस बात को आप याद रखना, इस फार्मूले का यूज क्वेश्चन में हो सकता है कि कई जगह पर हो। ठीक, तो इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा। वैसे भी जब आप प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम निकालते थे तो आप यही तो लिखते थे A इंटू A इनवर्स बराबर I। तो ये यही समीकरण है, A इंटू A इनवर्स बराबर A इनवर्स इंटू A बराबर I, जहां I क्या है, यह एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह है जिसकी कोटि A के कोटि के बराबर होगी। अब कुछ नोट पॉइंट पर डिस्कस कर लीजिए। नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट कहा जा रहा है कि एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह A बराबर इस तरह से है, आव्यूह A बराबर 1 2 3 6। ठीक, अब जब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट A बराबर निकालोगे तो इसे लिख दोगे डिटर्मिनेंट 1 2 3 6। अब इसे सॉल्व करिए तो 1 गुणे 6 हो जाएगा 6 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा 6, इन दोनों को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। यहां से डिटर्मिनेंट A बराबर 0 आ गया, तब अब यह आव्यूह आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। यही नोट पॉइंट फर्स्ट में कहा जा रहा है कि एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। और मान लीजिए यदि 0 ना हो तब, देखिए दूसरा नोट पॉइंट, एक वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। व्युत्क्रमणीय को इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यदि कोई आव्यूह A बराबर मान लीजिए इस तरह से है 1 2 3 4 और आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो डिटर्मिनेंट A बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो 4 1 के 4 माइनस 3 दूनी 6, ये आ जाएगा -2। तो यहां पर डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए यह आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक, यदि डिटर्मिनेंट A बराबर 0 तो वह अव्युत्क्रमणीय होगा और यदि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 तो यह व्युत्क्रमणीय होगा। तीसरा नोट पॉइंट देखिए, तीसरा नोट पॉइंट कह रहे हैं कि यदि A तथा B एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, जैसे कि A मान लीजिए किसी कोटि का ये 2 गुणे 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और B भी 2 गुणे 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यदि A तथा B एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो AB तथा BA भी
उसी कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। कहने का मतलब AB भी व्युत्क्रमणीय होगा और BA भी व्युत्क्रमणीय होगा और इन दोनों की कोट 2 गुणे 2 होगी। अब चौथे नोट पॉइंट पर डिस्कस करिए। चौथा नोट पॉइंट कहा जा रहा है कि आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक क्रमशः उन आव्यूहों के सारणिक के गुणनफल के समान होता है। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह A बराबर है AIJ, कोई भी कोट मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का है, और कोई दूसरा आव्यूह B बराबर है BIJ या भी 2 क्रॉस 2 का है मान लीजिए। अब इनका गुणनफल ज्ञात करोगे तो AB कुछ आएगा। हमें यहां कहा जा रहा है आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक यानी कि सारणिक AB क्रमशः उन आव्यूहों के सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब सारणिक A इंटू सारणिक B। ठीक, यहां क्रम नहीं बदलता, ध्यान दीजिए क्रम नहीं बदलता है। ठीक ना, सारणिक AB बराबर सारणिक A इंटू सारणिक B होता है। कुछ मैं और डिस्कस कर दूं जिसको लेकर आप हो सकता कंफ्यूज हो जाएं। जब आप व्युत्क्रम पढ़ रहे थे AB का होल इनवर्स, तो देखो ये आया था B इनवर्स इंटू A इनवर्स, क्रम बदल गया था। जब आप एडजॉइंट पढ़ रहे थे एडजॉइंट AB, तब उसमें भी देखिए क्रम बदल गया था, ये बन गया था एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। अब 5वां नोट पॉइंट देखिए, कह रहे हैं एक वर्ग आव्यूह A का व्युत्क्रम सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब A व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। यदि कोई आव्यूह A इस प्रकार है कि उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। 5वें नोट पॉइंट में यही कहा जा रहा, पढ़िए फिर से। एक वर्ग आव्यूह A का व्युत्क्रम सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जब आप एडजॉइंट पढ़ रहे थे तब वहां आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे एडजॉइंट की कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े थे। अब जो ये A है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में यानी कि इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, A इंटू एडजॉइंट A अपान डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू I। ये मिल जाएगा ना। अब जरा आप AB बराबर BA बराबर I से तुलना कर लीजिए। से तुलना करने पर, तो जब इससे आप तुलना करोगे तो देखो A तो A हो गया, B की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, यहां B की जगह इतना लिख सकते हैं, है ना। और आप जानते हो A इनवर्स बराबर होता है B। A इनवर्स बराबर क्या होता है? B। तो और B की जगह आप लिख सकते हो एडजॉइंट A अपान डिटर्मिनेंट ऑफ A। कहने का मतलब आप एक फार्मूला निकाल लिए, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक, इसी से हम लोग किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे इसी फार्मूले के आधार पर। अब जरा आप अपना नोट पॉइंट देखिए, कह रहे हैं एक वर्ग आव्यूह A का व्युत्क्रम सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A हर में आ रहा है, हर में डिनोमिनेटर में। यदि यह 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा अनंत बन जाएगा। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यही बात नोट पॉइंट में कहा गया है। ठीक है ना इतनी बातें। तो अब हम लोग
इसी फार्मूले का उपयोग करके किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 और आपसे कहा जाए कि आप इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। तो आपने पढ़ा है कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने की कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां, जिसमें से पहली विधि थी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, है ना, जो कि आप पढ़ चुके हो और इस विधि द्वारा इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हो। इसलिए हम ये प्रारंभिक संक्रिया द्वारा नहीं बताएंगे। दूसरा हम बताने चल रहे हैं एडजॉइंट द्वारा। एडजॉइंट द्वारा मतलब सहखंडज द्वारा। और तीसरी विधि होगी समीकरण द्वारा। समीकरण द्वारा। तो तीसरी विधि पर अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस दूसरी विधि पर डिस्कस कर लीजिए। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 गुणे 4 हो गया 4 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा 6 और इसका मान आ जाएगा -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल आया। अब एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालना आप पीछे सीख चुके हो। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले सहखंड निकालना पड़ता है यानी कोफैक्टर। तो आप A11 निकालिए। A11 इक्वल टू प्लस होगा। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, बचेगा 4। इसके बाद A12 निकालिए, ये माइनस होगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा -3। अब इसके बाद आप A21 निकालिए, ये माइनस होगा। ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, बचेगा -2। इसके बाद आप A22 निकालिए तो ये 2 प्लस हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, बचेगा 1। अब यहां से जब आप एडजॉइंट निकालते हो एडजॉइंट, तो इन्हीं सहखंडों का परिवर्त ज्ञात करना होता है। तो हम परिवर्त ना लिख के सीधा आंसर लिख लेते हैं। देखो 4 - 3 ऐसे लिखना था, पर मुझे परिवर्त ज्ञात करना होता है, इसलिए हम इसको ऐसे खड़े खड़े यानी कि स्तंभ में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 -3 -2 1। ये मिल गया एडजॉइंट। अब यहां से ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट का मान देखो आया है कितना -2, तो 1/-2 यहां लिख लिए। एडजॉइंट का मान लिखोगे तो ये 4 -2 -3 1। चाहे तो आप ऐसे ही रहने दो, यही आंसर हो गया, नहीं तो -2 का भाग कर दो। अब जब -2 का भाग कर दोगे तो ये बन जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा 1/2 और यही आव्यूह के व्युत्क्रम का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सहखंडज द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल 3x3 का लेते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह ए बराबर है आपके पास 1 2 3 3 1 4 2 1 5, ये हमने मान लिया। ठीक, अब आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यूज करोगे ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये दोनों मान निकालने हैं। चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहां से जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट 1 2 3 3 1 4 2 1 5। अब इसका आप प्रसार करके मान निकाल लीजिए। हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर ले रहे हैं, तो आप लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर डिटर्मिनेंट ए बराबर मिल जाएगा। सबसे पहले 1 लिखोगे। अब ये R1 C1 छूट जाएगा, 1 गुणे 5 हो गया 5 माइनस 1 गुणे 4 हो गया 4। ठीक, अब इस -2 को लिखोगे -2 लिखने के बाद ये R1 और C2 छूट जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा 15
माइनस 4 दूनी 8। इसके बाद आप प्लस 3 को लिखोगे। 3 लिखने के बाद R1C3 छूट जाएगा। 3 एक के 3 माइनस 2। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये बन गया 1। यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7। 7 का माइनस 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस 14। यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1। 1 का 3 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3। 1 और 3 मिलके 4। 4 में से 14 घटाओगे तो माइनस 10 मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो गया माइनस 10। अब आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर ज्ञात करने होंगे, यानी कि A11। A11 ये प्लस में होगा। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये बनेगा 5 माइनस 4 बराबर 1। इसी तरीके से A12 निकालोगे। A12 ये माइनस में होगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बन जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस 8। घटाओगे तो ये बनेगा माइनस 7। अब आप A13 निकाल लीजिए। 13 को प्लस में लिखोगे। अब ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 3 एक के 3 माइनस 2 एक के 2 बराबर ये 1 बन जाएगा। इसके बाद अब आप A21 निकालिए। 21 ये माइनस में होगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 5 दूनी 10 माइनस 3। ये अंदर 7 आएगा लेकिन बाहर माइनस लगा है इसलिए ये हो गया माइनस 7। अब आप A22 निकालिए। ये प्लस हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 5 एक के 5 माइनस 3 दूनी 6 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। A23 निकालोगे तो ये माइनस। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 2 4 हो गया। इसे घटाओगे ब्रैकेट में माइनस 3 बचेगा। 1 माइनस बाहर लगा है इसलिए ये प्लस 3 बन जाएगा। इसके बाद आप निकालिए A31। 31 ये प्लस बनेगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट गया। 4 दूनी 8 माइनस 3 ये बराबर हो जाएगा 5। इसके बाद A32 लिखिए। A32 माइनस में हो जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा। 4 एक के 4 माइनस 3 त्रिका 9। अब 4 में से 9 घटाओगे तो माइनस 5 आएगा। माइनस 5 एक माइनस बाहर है इसलिए ये प्लस 5 बन जाएगा। इसके बाद आप निकालिए A33। जब A33 निकालोगे तो ये प्लस बनेगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट गया तो 1 गुणे 1 हो गया 1 माइनस 3 दूनी 6 तो ये बराबर बन गया माइनस 5। अब यहां से जब आप एडजॉइंट निकालोगे, क्या निकालोगे? एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A बराबर इन्हीं को फैक्टर का परिवर्त चाहिए तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो लिखना तो ऐसे चाहिए था लेकिन परिवर्त लेना होता है इसलिए हम ऐसे सीधा सीधा स्तंभ में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस 7 1। ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 1 3। यहां बन जाएगा 5 5 माइनस 5। तो इस तरीके से एडजॉइंट मिल गया। अब आपको A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स बराबर होता है, यहां से देखो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपान डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान आया है -10 तो ये हो गया -1/10 और एडजॉइंट का मान रख दीजिए 1 -7 5 -7 -1 5 1 3 -5। चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो, चाहो तो -10 से भाग कर दो और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सहखंडज द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करने के बाद अब हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करने की तीसरी विधि पर डिस्कस करते हैं।
समीकरण द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। जरा एक प्रश्न दिया गया, इसको आप पढ़िए। कहा जा रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो दर्शाइए कि इतना बराबर 0 तथा इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए आपको a बराबर दिया गया है और एक समीकरण दिया गया है, ये एक समीकरण है ना। तो यही जब तक समीकरण नहीं दिया रहेगा तब तक आप उसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर पाओगे। ये हेडिंग ये समीकरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना, तो कोई ना कोई समीकरण क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो देखिए यदि a बराबर इतना तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू o, यानी कि एक शून्य आव्यूह। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हम ये दर्शाना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको केवल इस समीकरण की मदद से a इनवर्स ज्ञात करना सिखा रहे हैं आपको। देखिए किसी भी समीकरण की मदद से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे जिसमें आप पढ़े थे a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू a इक्वल टू आई। इस प्रॉपर्टी का यूज हमें करना है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपको समीकरण दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, चाहे आप 0 कह लो या इक्वल टू o, ठीक है। अब यहां आपको a इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम a में a इनवर्स का गुणा कर दे तो ये i के इक्वल आ जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर तो जब आप गुणा करोगे देखो ये मिल जाएगा a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस 5 a इनवर्स इंटू ए प्लस 7 a इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0 में a इनवर्स का गुणा करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब यहां पर देखो a इनवर्स इंटू ए, इस पूरे को हम लिख सकते हैं i इंटू ए माइनस 5 a इनवर्स इंटू ए को i लिख दीजिए प्लस 7 a इनवर्स इंटू आई इक्वल टू o। अब यदि a में i का आप गुणा करोगे तो ये a मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5i। यहां पर a इनवर्स में जब आप i का गुणा करोगे तो ये 7a इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां a इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले चलो तो आपको मिल जाएगा 7a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस a। अब आप i का मान रख लीजिए, 5i जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 माइनस a का मान रख लीजिए। a का मान रखोगे तो a का मान है 3 1 माइनस 1 2। अब इसी को घटाना है, जब आप घटाओगे तो 5 में से 3 घटा लीजिए, 5 में से 3 घटाओगे 2 हो जाएगा। इसके बाद 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस 1 हो गया, 0 में से माइनस 1 घटाओगे तो ये प्लस 1 हो गया। उसके बाद 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बन गया, ठीक है ना। और ये इधर कितना है 7a इनवर्स। अब आपको a इनवर्स निकालना है तो 7 को राइट साइड लिए चलिए। जब 7 को राइट साइड ले जाओगे तो आपको a इनवर्स इक्वल टू मिल जाएगा 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 3। चाहे आप ऐसे ही रहने दो, यही आंसर हो गया, या फिर आप 7 का सब में भाग कर लीजिए तो ये a इनवर्स मिल गया। तो समीकरण की सहायता से ऐसे ही हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। जो भी समीकरण दिया रहता है उसमें a इनवर्स से गुणा करते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक कि a इनवर्स ना दिखने लगे। जब एक बार a इनवर्स दिख जाए तो बाकी सबको राइट साइड ले चल के a इनवर्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आव्यूहों के व्युत्क्रम के गुणधर्म।
प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी आव्यूह के व्युत्क्रम के क्या गुणधर्म होते हैं, अब इन्हीं पर हमें डिस्कस करना है। पहला गुणधर्म है कि मान लीजिए आप किसी आव्यूह का इनवर्स निकाले, किसी आव्यूह का इनवर्स निकाले और इसका दोबारा से इनवर्स निकालिए। जो इनवर्स आव्यूह प्राप्त हुआ है, व्युत्क्रम प्राप्त हुआ है, जब आप उसका दोबारा से व्युत्क्रम निकालोगे तो ये ए के बराबर हो जाएगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, ए कोई आव्यूह है, आप पहले इसका परिवर्त ले लीजिए, ट्रांसपोज परिवर्त ले लीजिए और उसके बाद इसका व्युत्क्रम निकालो। ठीक, तो यह वैल्यू सेम टू सेम होगा कि पहले आप उसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए और उसके बाद परिवर्त निकालिए। ठीक, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। यानी किसी आव्यूह का पहले परिवर्त निकाल के तब व्युत्क्रम निकाला जाए अथवा आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल के तब परिवर्त निकाला जाए, ये दोनों मान समान होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कोई एक आव्यूह है और आप उसका व्युत्क्रम निकालिए, व्युत्क्रम, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लीजिए यानी कि सारणिक। ये वैल्यू सेम होगा कि आप किसी आव्यूह का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए फिर उसका व्युत्क्रम कर दीजिए यानी कि उल्टा कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू सेम होगी। इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए कोई आव्यूह ए है और इसमें आप किसी अदिश के का गुणा कर रहे हैं। गुणा करने के बाद आप इसका व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/k इंटू ए का व्युत्क्रम, यानी कि ए के व्युत्क्रम का 1/k गुना। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए जो कि आप पढ़ चुके हो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। इस बात को आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये हो गई पांचवी प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी देखिए, छठवीं प्रॉपर्टी भी आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो कि मान लीजिए दो आव्यूह ए और बी हैं, पहले आपने इनका गुणा कर दिया और उसके बाद अब व्युत्क्रम ले रहे हो, तो ये बराबर हो जाता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कहने का मतलब इनका क्रम बदल जाता है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसी तरह से मान लीजिए दो आव्यूह ना होके तीन आव्यूह होते, ए इंटू बी इंटू सी, और इनका इनवर्स निकालना पड़ता। तो ये देखो तीनों गुणा में है और इनका आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो इनका भी क्रम बदल जाएगा। ये हो जाएगा सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि इनका क्रम बदल जाएगा। अब आठवीं प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए कि ए कोई आव्यूह है, आपने उसका पहले एडजॉइंट निकाला यानी कि सहखंडज। सहखंडज निकालने के बाद आप उसका व्युत्क्रम ले रहे हो। ठीक, चाहे आप ऐसा करो अथवा पहले आप आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल लीजिए, उसके बाद उसका सहखंडज यानी एडजॉइंट लीजिए, ये दोनों मान समान होते हैं। यानी एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। तो आव्यूह के इन आठों गुणधर्मों को याद रखिएगा। कभी कभी इनका यूज क्वेश्चन में होता है, इन सारे गुणधर्मों का यूज क्वेश्चन में कभी कभी यूज होता है, और नहीं तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ये सीधे प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है कि बताइए कि एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर कितना होगा या ए बी सी का होल इनवर्स बराबर कितना होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या फिर कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी आव्यूह का सहखंडज, सहखंडज यानी कि एडजॉइंट,
और आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, ये दोनों ज्ञात करना सीख चुके हैं। और आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करने की हमने 3 विधियां पढ़ी हैं। 3 विधि, पहली विधि है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, जिसको हम लोग आव्यूह चैप्टर में पढ़े थे, और दूसरी विधि है एडजॉइंट द्वारा यानी सहखंडज द्वारा, और तीसरी विधि है समीकरण द्वारा। तो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं दूसरे और तीसरे के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 5.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।